और रोज की तरह ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट को अपने साथ जोड़ते हैं। सजीत सर, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग सर। एफआईएस की फिर वही कहानी, आज फिर से सेल फिगर और डीआईएस की बाइंग आई है। कैसे आप देख रहे हैं इन आंकड़ों को? और हम देख रहे हैं कि महंगा क्रूड जो है रुपए पर दबाव बना रहा है, रुपया ऑल टाइम लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल सेटअप आज के सत्र में आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो बिकवाली है उसका एक कारण भी यही है कि दो कारण हैं। एक है कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिख रही, जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बाकियों से कम है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है हाई वैल्यूएशन मार्केट को बेच के लो वैल्यूएशन मार्केट में खरीद रहे हैं, जिसको कहते हैं कि वो हाई वैल्यूएशन को बेच के जो फंड कर रहे हैं लो वैल्यूएशन मार्केट में खरीदने का। और उस मार्केट्स में जो अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है वो बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर टेक और एआई ट्रेड प्ले कर रहा है उधर। हमारे मार्केट में टेक और एआई ट्रेड का प्ले नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बाहर जा रहा है। दूसरी बात जो है कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक है विंडो, वो थोड़ा सा टाइट होता जा रहा है पूरे ईरान युद्ध के चलते। उम्मीद ये है कि FY27 में करंट अकाउंट डेफिसिट 2% के आसपास रहेगा। अगर ऐसा रहा तो काफ़ी सारा इम्पैक्ट आने वाला है अपने भारतीय मार्केट में, और उसका इम्पैक्ट रुपी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रुपी भी अब काफ़ी ऑल टाइम लो पे है। तो ये सारी चीज़ फैक्टर्स हैं जो एफ आई फ्लोज को डिटरमिन करती हैं, और जैसे ही रुपी डिप्रिशिएट होता रहेगा उतना रिटर्न एफ का कम होता रहेगा। तो वो भी एक फैक्टर है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एफ को प्रिवेंट कर रही हैं नया पैसा लाने के लिए। हाँ, जिनका इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्ट रहे हैं, बट अब ये देखिए कि अगर एक इंडेक्स में अगर बाकी देश के इंडेक्स का वेटेज बढ़ता जाएगा तो सेलिंग उन देशों का होगा जहाँ पर मूवमेंट उतनी नहीं हो रही है, और वहाँ पर उस इंडेक्स को वेट मेंटेन करने के लिए आप उस देश के स्टॉक्स को या शेयर्स को बेचेंगे। तो वही फैक्टर हम अभी देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक सेलिंग हो चुकी है। $23 बिलियन के ऊपर ये सेलिंग हो चुकी है इस साल। लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एंड हो गया है, एंड आखिर में आने लगे हैं जहाँ तक सेलिंग की बात है। बट यहाँ से कैसे आगे मूव करेगा ये सिर्फ अर्निंग्स बताएंगी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बताएगी। और अगर ईरान वॉर रिजॉल्व हो जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज रिजॉल्व हो जाता है, तो एक तरह से इम्पेटस मिल जाएगा कि हाँ, अब हम वापस ग्रोथ के फेस में चले गए हैं, और ये जो हम रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, जो हम बंदिशें ला रहे हैं, वो हट जाएंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अर्निंग्स और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जो एफ फ्लोज को डिटरमिन कर रही है। सही सर, गुड मॉर्निंग। कल अगर हमने देखा कि बाजार के 4 दिनों की गिरावट पर फाइनली कल थोड़ा ब्रेक लगता हुआ नजर आया। हालांकि अगर ऊपरी स्तर से देखें तो थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को भी मिली, लेकिन एफएनओ के संकेत अब क्या कह रहे हैं? आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, कल हमने देखा कि कॉल राइटिंग काफ़ी हो रही थी 23,500 के स्ट्राइक पे, और वो भी एक संकेत देता है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। हमने पुट राइटिंग देखी थी 23,400 पे, और हमने देखा कि मार्केट जो है आखिर में 23,400 के ऊपर जाके बंद हुआ। तो काफ़ी सपोर्ट जो है उसको मिल रहा था पुट राइटर्स की तरफ से, तो आखिरी के 1-1.5 घंटे में, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ऊपर उठा। मतलब काफ़ी मैं नहीं कहूँगा, बट पिछले दिन से ऊपर उठा। और वही हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी था, भारती में काफ़ी ट्रेड देखने को मिला कल। काफ़ी बाइंग भी हुई वहाँ पर। सेल में काफ़ी बाइंग हुई, काफ़ी 1000 करोड़ का डिलीवरी हुआ उसमें। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये बाइंग देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। बट ओवरऑल हम देखें एफ का, तो एफ के जो शॉर्ट पोजीशंस हैं और घटे हैं, मतलब और बड़े हैं। मतलब
10.82% लॉन्ग पोजीशंस हैं, तो मतलब लगभग 89% के आसपास शॉर्ट पोजीशंस हैं इस मार्केट में। और ये शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी महीनों से चल रहे हैं और हर महीने ये रोल ओवर हो रहे हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि कितना शॉर्ट्स लेके बैठा हुआ है एफआईएस हमारे लिए। और दूसरा, इंडेक्स की तरफ से देखें तो एफआईएस का नेट लॉन्ग थे, बट उनका जो ओपन इंटरेस्ट था वो हल्का सा बढ़ा, बट ओवरऑल हमने देखा कि थोड़े से शॉर्ट्स थोड़े से कवर हुए थे कल, जिसकी वजह से मार्केट भी ऊपर बढ़ा उसकी वजह से। और बैंक्स में हमने थोड़ा सा अनवाइंडिंग देखने को मिला हमको, जहाँ पर वो नेट शॉर्ट रहे एफआईएस, और उनका जो ओपन इंटरेस्ट है आज के डेट में लगभग 8,800 करोड़ के आसपास है, तो वो भी अच्छा आंकड़ा है जहाँ पर पोजीशंस लिए जा रहे हैं। बट ओवरऑल मार्केट सीमित देखने को मिल रहा है, रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। अगर 23,500 क्रॉस करता है ऊपर तो हमको थोड़ी सी राहत मिल सकती है, बट नीचे की तरफ या साइडवेज मार्केट रहने की उम्मीद है। सजी सर, भारतीय एयरटेल के अगर हम नंबर्स की बात करें तो नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। आय और मुनाफे में हमने ग्रोथ देखी है और होम सेगमेंट में जो अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिला है, लेकिन मोबाइल सर्विस पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। आप इन नतीजों को कैसे देख रहे हैं सर, और क्या स्ट्रेटजी आज होनी चाहिए? देखिए, भारती के नंबर इन लाइन रहे, तो रेवेन्यू टॉप लाइन इन लाइन थे, 2.6% रेवेन्यू ग्रोथ था, एबिटा 2.3% था। पैट थोड़ा सा मिस लगा मुझे, और कारण ये था कि पैट में हमने देखा कि एक डेफर्ड टैक्स रिवर्सल आया है, जिसकी वजह से पैट ऊपर दिखा रहा है, नंबर जो ऊपर दिखा रहा है। उन्होंने काफ़ी 3,000 करोड़ के ऊपर का वो रिवर्सल किया है जो उनकी उसमें ऐड हुआ है उनके पैट में, उसकी वजह से नंबर थोड़े से वहाँ पर वीक दिख रहे हैं। आरपू देखेंगे हम कंसोलिडेटेड तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरे हैं, 257 है वर्सेस 259। कारण सिंपल है कि होम सर्विसेज और डिजिटल सर्विसेज में थोड़ी सी नमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है। बट एबिटा मार्जिन्स वगैरह भी जो हैं हल्के से गिरे हैं, 56.86% है वर्सेस 57%, तो वो भी एक इम्पैक्ट है जो जिस पे एक नज़र रखिएगा। बट दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो हैं ये है कि इंडिया बिजनेस में जो मोबाइल बिजनेस है वो 8% बढ़ा है रेवेन्यू में, तो आपको प्रेशर जो है वो थोड़ा सा अफ्रीका से आ रहा है और थोड़ा सा जो है होम और डिजिटल बिजनेस से आ रहा है, जहाँ पर जिसकी वजह से आरपू सबके थोड़े से दबे हुए हैं। बट कंपनी ने लगभग 16,000 करोड़ का कैपेक्स किया है पिछले क्वार्टर में, और अभी वो कैपेक्स का प्लान जो बता रहा है उनका जो डेटा सेंटर बिजनेस है नेक्स्ट का, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इनको जो NBFC लाइसेंस आई है वो उसमें भी है। कंपनी का जो एनालिस्ट कॉल है आज है, तो हमको और डिटेल्स जो है एनालिस्ट कॉल के बाद ही पता चलेंगी। बट फिलहाल नंबर जो है टॉप लाइन इन लाइन दिख रहा है और पैट जो है थोड़ा सा मिस दिख रहा है आज के डेट में। सही सर, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के भी नतीजे आए और नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ने का फायदा मिला है उनको, लेकिन फ्यूल प्राइस की वजह से अगली तिमाही हो सकता है कि थोड़ी चैलेंजिंग हो। ऐसे में शेयर पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी, कमर्शियल व्हीकल्स में जो उछाल देखने को मिला है पिछले हम कहेंगे 5-6 महीने से, मतलब Q3 से हमने वो उछाल देखा है, उसका फ़ायदा टाटा मोटर्स को मिला है, क्योंकि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ भी हुई है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है लगभग 20% बढ़ा है। हम रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डीमर्जर हुआ है, तो नंबर्स हम उसको मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना नहीं रहेगा। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू डिसेंट बढ़ा है। एबिटा भी लगभग 27% बढ़ा है, और एबिटा मार्जिन्स भी थोड़े से बढ़े हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा सही था, वॉल्यूम्स अच्छे थे, बट इनपुट कॉस्ट भी बढ़ा है, तो वो वॉल्यूम जो इंक्रीज हुए हैं वो थोड़ा सा उसने अपने इनपुट कॉस्ट को भी थोड़ा सा ऑफसेट किया है। ASP जो है एवरेज सेलिंग प्राइस जो है उनका 2% के आसपास गिरा है, बट उन्होंने वो अगर हम देखें तो अप्रैल में उन्होंने प्राइस हाइक लिया है, तो वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। यूएको का जो ट्रांजैक्शन है जो वो एक्वायर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर FY27 तक कंप्लीट करेंगे, तब वो आएगा तो उसका भी बड़ा बूस्ट आएगा उनको। बट एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कह रहे हैं कि जैसे अप्रैल में उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ देखा अपने वॉल्यूम्स में, पूरे तिमाही के लिए Q1 की तिमाही के लिए वो सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा।
उसका कारण है जियोपॉलिटिक रिस्क जो आ रहा है, प्राइस हाइक्स, इनपुट प्राइस कॉस्ट जो आ रहा है, उसकी वजह से सेल्स के नंबर्स से इम्पैक्ट हो सकते हैं मई और जून में। तो उन्होंने उसको बताया है। एक्सपोर्ट्स अच्छे रहे 54% उनके, और ओवरऑल नंबर जो अगर देखें तो डिसेंट नंबर रहे, और गाइडेंस भी डिसेंट है क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क है। तो उस फ्रेमवर्क में हम देखेंगे तो नंबर्स अभी तक ठीक है। कितना इम्पैक्ट होगा वॉल्यूम का और इनपुट कॉस्ट का उनको, और कितना वो प्राइस वो पुश कर पाएंगे, वो तो सर कहना मुश्किल है आज के डेट में। बट अगर इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट शॉक आता है वेस्ट एशिया का, सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आता है वेस्ट एशिया का क्राइसिस का, तो उसमें सीवी सेल्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो ट्रेड और कमर्शियल व्हीकल सेल्स पहले इम्पैक्ट होंगे उसमें। सही सर, अगर बात डीएलएफ के नतीजों की करें तो ये नतीजे कमजोर नजर आ रहे हैं। मुनाफा बरकरार है लेकिन आय पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है और कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर रही है। ऐसे में डीएलएफ के शेयर को लेकर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखिए, डीएलएफ के नंबर्स ख़राब हैं। टॉप लाइन गिरा है 42%, एबिटा गिरा है 58%, मार्जिन्स जो हैं वो भी 22% में है, जबकि पिछले बार वो जो थे 31% के थे। पैट जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है 1268 करोड़, पर उसमें भी इसलिए क्योंकि उसमें शेयर ऑफ एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर का जो प्रॉफिट्स है वो उसमें आ जाता है, तो उसकी वजह से जो 527 करोड़ का एडिशनल इम्पैक्ट आ जाता है उसमें। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत ही वीक दिख रहे हैं। हमने देखा कि चौथी तिमाही में काफ़ी सारे कंपनीज जो हैं प्री सेल्स ऑर्डर कर रही हैं पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हैं, और जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगी वो उनका जो रेवेन्यू बुकिंग नहीं हो पाएगा, और रेवेन्यू बुकिंग नहीं होगा तो कैश फ्लोस नहीं आएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखेगी। तो ये जो चीज़ है स्ट्रीट हमेशा खुश हो जाती है कि प्री सेल्स इतना करोड़ हुए, इस साल इन्होंने इतनी करोड़ की लॉन्चेस किए। जब तक वो कंप्लीट नहीं होते तब तक आप रेवेन्यू नहीं लेकर आ सकते, और जब तक आप रेवेन्यू नहीं लाते आपको कैश फ्लोज भी नहीं मिलेगा और आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं मिलेगा। तो पूरा एसेंस ये है कि आप कितने भी प्री सेल्स कर लें, जब तक एग्जीक्यूशन आपका सही नहीं है और आप हर साल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज नहीं करते अपने एग्जीक्यूशन को, और तब तक ये इशू रहेगा रियल एस्टेट कंपनीज़ के साथ। और अभी स्ट्रीट बहुत ही तेज़ नज़रों से इस पे दिखता है। पिछले 2 साल में काफ़ी सारे रियल एस्टेट कंपनीज भागे क्योंकि उन्होंने इतना प्री सेल्स किया, पर प्री सेल्स करने के बाद एग्जीक्यूट कैसे किया उन्होंने, उसको कैसे उन्होंने अपने बैलेंस शीट में लेकर आए, वो इम्पॉर्टेंट है। प्री सेल तो एक नॉमिनल फिगर है जो आप बुकिंग करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका कितने सेल्स होने वाले हैं, बट जब तक आपको पैसा पूरा नहीं आता, जब तक आप उसको स्टेज वाइज या परसेंटेज कंप्लीशन वाइज आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ डीएलएफ के लिए नहीं, बाकी सारे कंपनीज के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जीक्यूशन, रियल एस्टेट कंपनीज के एग्जीक्यूशन पे आप नज़र रखिए, कैसे कौन सी कंपनीज एग्जीक्यूट अच्छा कर पा रही हैं। वो प्री सेल्स एक इंडिकेटिव नंबर है, पर उसमें ना जाके सिर्फ एग्जीक्यूशन में देखिए कि आप कितना कैश जनरेट कर पा रहे हैं सालाना बिजनेस, और वही कैश जो है वो आप आगे जाके डिप्लॉय करेंगे आपके आगे के बिजनेस के लिए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर्स डीएलएफ के मेरे को कमज़ोर दिख रहे हैं, और एग्जीक्यूशन जो है इस बार बहुत कम दिख रही है इसमें, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी हिट हुआ है और एबिटा भी हिट हुआ है। बहुत शुक्रिया सजीद सर, आज आपने तमाम जो शेयर्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेटजी बताई। इंडेक्स के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी निश्चित तौर पे व्यूअर्स के लिए बहुत काम की होगी। बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला।